सब कुछ बना रखे हैं, आपको इस पूरे फिगर में हम समझाने वाले हैं, है ना। पृथ्वी पर हमारे पृथ्वी पर सौरमंडल का मतलब हमारा पृथ्वी एक सौरमंडल का सदस्य है बच्चों, आपको पता है 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह में से एक हमारा पृथ्वी भी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद बच्चों शनि यानी सैटर्न, फिर उसके बाद अरुण वरुण आ जाते हैं। और बौना ग्रह जो था उसको निकाल दिया गया प्लूटो को 2006 में, आपको पता होना चाहिए। सारा सिस्टम हम पढ़ा रखे हैं बच्चों। इसी तरह पृथ्वी भी एक बच्चों सौरमंडल का एक प्राणी है, सौरमंडल का एक नमूना है हमारे, है ना, जिसको हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं बच्चों। क्यों ग्रीन होता है, इस वजह से इसको ब्लू प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना, सॉरी ब्लू होता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी इसे जानते हैं बच्चों। बात करें जिसको लेकर हम पढ़ने वाले हैं, या ग्लोब है, भौगोलिक अध्ययन जो करने वाले हैं ग्लोब है। ग्लोब यानी कि बच्चों एक नमूना है पृथ्वी का, है ना, जिसे हम लेकर अध्ययन करेंगे। इसमें हम अक्षांशी रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशी रेखाओं को हिंदी में अक्षांश कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड लाइन मतलब कोई लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं बच्चों, लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशी रेखाएं कहते हैं। पहले यह बात पता होना चाहिए आपको, अक्षांशी रेखाएं हमारी पृथ्वी पर कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके बाद देशांतरी रेखाएं आती हैं बच्चों। देशांतरी रेखाएं मतलब कि बच्चों लॉन्गिट्यूड, या लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड होता है, यहां पर लिख लीजिए लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं बच्चों, देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल रेखाएं, लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन बच्चों। ये क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर, हमारे ग्लोब में बच्चों सीधी होती है, खड़ी उपाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतरी रेखाएं कहते हैं बच्चों, जो कि खड़ी होती है सीधा सीधा, है ना। और जो बिछी हुई होती है, इस तरह की लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसका हमको स्थिति मतलब इसका अध्ययन करने से फायदा क्या है, हमको यह फायदा होगा बच्चों, जैसे कि आप कभी किसी नेविगेशन या फिर कहीं आप स्थिति पोजीशन अपना देखना चाहते हैं, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं, ये आपको अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को दिखा सकती हैं। या फिर किसी भी स्थिति को आप खोजना चाहते हैं कि फलाना देश कहां पर है, अमेरिका किस अक्षांश लाइन पर है, तभी अमेरिका भारत से कितनी दूर पर है, तो ये दूरी हो गया बच्चों। और यह नेविगेशन प्रणाली पूरा इसी पे डिपेंड है, इसी पे आधारित है। यहां तक कि जो जलवायु परिवर्तन होती है, जितनी घटनाएं होती हैं, आपके यहाँ गर्मी होता है तो नीचे की तरफ ठंडी होती हैं, या फिर कह लीजिए जब दक्षिणी ध्रुव की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो यहाँ पर जो ताप का परिवर्तन होता है, सब के सब अक्षांश का ही खेल है। इस अक्षांश के खेल के साथ साथ बच्चों ये तो हम देख पाते हैं, हाँ इस अक्षांश पे गर्मी है, इस अक्षांश पर ठंडी है। सबसे बड़ा रोल होता है सन का बच्चों। ये सन किस प्रकार से घूमता है हमारे ग्लोब में, और इससे हम पता कर पाते हैं कि हमारे ग्लोब में कहां पे अधिक ठंडी पड़ती है और कहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, और कहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे बोला जाता है बच्चों देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा यानी कि भूमध्य रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा को कई नाम से जाना जाता है बच्चों, क्या, देशांतर अक्षांश रेखा बच्चों, सॉरी अक्षांशी रेखा बोलते हैं इसे। ये अक्षांशी, सबसे बड़ा अक्षांशी रेखा बच्चों, सबसे बड़ा अक्षांशी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन, विषुवती रेखा, या फिर इंग्लिश में बोल लीजिए इसे कहते हैं इक्वेटर, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का मतलब है बच्चों कि ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध होता है। यह बातें क्लियर है यहां तक। सारी की सारी काल्पनिक ही रेखाएं होती हैं। अगर हम इस भूमध्य रेखा के ऊपर चलें तो एक हमको और रेखा दिखती है बच्चों, कर्क रेखा, जो कि 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ तक होती है। वो झुकी होती है, इस वजह से थोड़ी सी हमको टिल्टेड दिखाई देता है हमारी पृथ्वी। बच्चों 0 डिग्री से लेकर नीचे आएंगे 23.5 डिग्री तक, तो साउथ में हमको दिखेगा बच्चों एक रेखा जिसका नाम है मकर रेखा। यह जिस देश से होके जाते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि मकर रेखा पर कितने देश पड़ते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर देश का नाम दे दिया कोई पर्टिकुलर, मतलब ऑस्ट्रेलिया पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया किस लाइन पे पड़ता है, किस काल्पनिक लाइन पर, किस अक्षांशीय लाइन पे पड़ता है बच्चों, या फिर मकर रेखा पर क्या ऑस्ट्रेलिया पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ब्राजील पड़ता है कि नहीं पड़ता है बच्चों, है ना, वेनेजुएला पड़ता है कि नहीं पड़ता है बच्चों, सब कुछ पूछा जाता है। तो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट्स में देखें तो अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है बच्चों जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। तो याद रखना बच्चों, हम यह वीडियो सेपरेट लेक्चर दे रखे हैं। जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में तो हमने बता रखा है, ट्रिक से बता रखा है कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जितने हैं वो फिर से हम बता देंगे, मात्र कुछ ही बताएंगे, सारे नहीं बताएंगे। इसके बाद भूमध्य रेखा
पर जितने देश स्थित हैं बच्चों, मैक्सिमम देश भूमध्य रेखा पर अफ्रीका वाले स्थित हैं। कांगो गणराज्य बच्चों, ये सब सारे देश। इसके बाद बच्चों मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा पर भी मैक्सिमम देश स्थित हैं। जिस प्रकार से कर्क रेखा को भारत की जीवन लाइन और मकर रेखा को उसी प्रकार से बच्चों ऑस्ट्रेलिया का जीवन लाइन कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, सेम उसी प्रकार से मकर रेखा भी ऑस्ट्रेलिया को 2 भाग में बांटती है। याद रखना बच्चों, हमारे भारत की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, कहीं हमारे भारत की पोजीशन जो है बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब अगर इसको हम 4 भाग में ऐसे बांट दें, इसको 4 भाग में ऐसे बांट दें तो जो हमारा भारत पड़ेगा ना, हमारा भारत पड़ेगा बच्चों, वो कहाँ पड़ेगा, ये देख रहे हैं, ये अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, वैसे तो ग्लोब में ऐसे ही होता है, ये नॉर्थ है, साउथ, ये ईस्ट या वेस्ट होता है। तो हमारा भारत इधर है बच्चों, हमारे भारत का जो पूरे ग्लोब में पोजीशन होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा। ये बात याद रखना, पूछा जाता है हमारा भारत पूरे विश्व के नजर से या फिर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में या फिर पूरे ग्लोब में पोजीशन क्या है या फिर किस स्थिति में देखा जा सकता है, तो बता देंगे बच्चों वो नॉर्थ ईस्ट में देखा जा सकता है हमारा भारत, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों। ये चीज याद रखना, हमारे भारत की सबसे बड़ी गुणवत्ता यह है बच्चों, क्योंकि वह 23.5 रेखा जो है कर्क रेखा उसके बीचों बीच से होकर जाती है। इस वजह से भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही सुनहरी है बच्चों, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी है, और वहाँ पर फसल वगैरह या फिर खेती वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है ना। जलवायु में इस पर चर्चा करेंगे, जलवायु वाले सेक्शन में, घटवाने वाली बात नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आ गई हों तो आगे चलें। अब देखना बच्चों कि सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ा दिन कब कर्क रेखा के पास होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, और सबसे छोटा दिन कर्क रेखा पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, या फिर सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में। और साउथ में भी उसका उल्टा, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी समय बच्चों सबसे छोटा दिन होगा कहां पर, मकर रेखा पर, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में हमारे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों। तो सारी बातें हम नोट कराते हैं। वो कौन सा दिन आता है जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है बच्चों। जो सन होता है, सूरज होता है बच्चों, बस इतने ही भाग में ट्रेवल करता है, सूर्य ऐसे बस इतने ही भाग में ट्रेवल करता है बच्चों। तो याद रख लेना, कर्क रेखा पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी बच्चों कब पड़ता है, तो याद रख लेना इसको बच्चों 21 जून याद रखना, 3 महीने का फर्क होता है। 21 जून को हमारे तरफ बच्चों, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और गर्मी बहुत होती है बच्चों। सबसे ज्यादा गर्मी इसी दिन होती है 21 जून को। फिर उसके बाद जब सन बच्चों दक्षिणायन होने लगता है तो बस यहां पर जब आता है सन बच्चों, तो 21 जून से 3 महीना जोड़ लीजिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर बच्चों। 23 और 22 सितंबर को बच्चों इक्विनॉक्स हो जाता है। 23 या फिर 22 सितंबर को क्या हो जाता है, इक्विनॉक्स। लिख लीजिए 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है बच्चों कि दिन और रात बराबर हो जाना, दिन और रात बराबर 12-12 घंटे का मात्र पूरे वर्ष में 2 ही दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक दिन उसमें पता चल गया 23 सितंबर, दूसरा भी पता चलेगा, देखते रहना बच्चों। 21 जून से आपने 3 महीने पर आए तो आपको पता चला 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, क्योंकि सन की डायरेक्ट किरणें इस भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं और वाष्पोत्सर्जन मतलब कि पानी का वाष्पोत्सर्जन, वाष्प में बनना बहुत तेजी से होता है बच्चों। इस वजह से बोला जाता है इस बीच में मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उमस बहुत ज्यादा होता है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गर्मी इतना ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। जब गर्मी होगा, उमस भरा दिन होगा, तो पानी का वाष्पोत्सर्जन बनेगा और पानी बादल बनके बच्चों बारिश करा देगा। यहाँ पर हर रोज बच्चों यहाँ पे बारिश होती है, हर रोज। जैसे शाम को 4 बजे हमारे मौसिन राम में, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पानी वाला क्षेत्र है बच्चों, जहाँ पे बारिश वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा है, या फिर कह लीजिए भीगी, सबसे बड़ा भीगने वाला जगह हमारे भारत में ही स्थित है बच्चों, पूरे विश्व का, जहां पर मौसिन नाम के नाम से जाना जाता है। वहां पर 1080 सेंटीमीटर के आसपास में हर रोज बारिश होती है बच्चों। हर रोज 4 बजे मेघालय के मौसिन नाम में बारिश होती है, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद बच्चों 23 सितंबर के बाद हम 3 महीने आगे बढ़ते हैं, तो 21 जून जोड़ते रहना अपने आप। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, सितंबर के बाद फिर 3 महीने आगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच्चों। 22 दिसंबर आता है, जब 22 दिसंबर आ जाता है तो 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में पड़ती है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के साइड में पड़ने का यह मतलब हुआ कि साउथ में, यानी कि हमारे दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों, उस समय क्या होता है, बहुत बड़ा दिन होता है और रातें छोटी हो जाती हैं,
है ना, याद रखना। दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं और यहाँ पर उमस भरा दिन हो जाता है। और उसी दिन अगर देखा जाए 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध दिन होता है। बच्चों याद रखना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन की बात करेंगे तो 21 जून को बच्चों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस बात को याद रखना, यहां से प्रश्न बनते हैं। और 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य का बच्चों पूरा सीधा प्रभाव पड़ता है तो 22 दिसंबर को ही साउथ में बच्चों यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। सबसे बड़ा दिन कहां पे होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन फिर कहां पे हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। बच्चों बातें क्लियर हो रही है ना? मतलब जब इधर बड़ा तो इधर छोटा, जब इधर बड़ा तो इधर छोटा। इस चीज को याद रखना। और दिन याद करने का हमने ट्रिक बता दिया बच्चों। एक याद करना सिर्फ 21 जून। 21 जून के बाद 23 सितंबर पे आते हैं, 3 महीने आगे। फिर 3 महीने आगे बच्चों 22 दिसंबर। फिर 3 महीने आगे चलेंगे बच्चों तो मार्च आता है। कौन सा मार्च बच्चों? बता देंगे कौन सा मार्च आता है। जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद बच्चों दिसंबर, दिसंबर के बाद मार्च आता है बच्चों 21 मार्च या फिर 22 मार्च। इसमें 22 मार्च में बच्चों फिर से सन का यहाँ पर उत्तरायण होने लगता है बच्चों। 22 दिसंबर के बाद सन का उत्तरायण होने लगता है सूरज, तो पहुंचता है बच्चों 22 मार्च को फिर से इक्विनॉक्स कर देता है। यानी कि 2 दिन पूरे वर्ष में आएंगे बच्चों। 22 मार्च एक होगा उत्तरायण का, और बच्चों एक होगा 23 सितंबर यानी 23 सितंबर बच्चों कह लीजिए 23 सितंबर। यह दोनों दिन पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का ऐसा दिन होता है बच्चों जब दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, यानी कि इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें हमको समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। अभी तो पूरा भूगोल बचा हुआ है, अक्षांश और जो बताने वाले वो तो बताएंगे नहीं बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं बच्चों। इसको इंग्लिश में कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पे होता है। इसी प्रकार से मकर रेखा को बच्चों क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पर बच्चों साउथ में होता है। ये चीज याद रखना। ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दिखती नहीं है। सबकी बातें करेंगे बच्चों, देखते रहना। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बच्चों एक रेखा मान लिया जाए, अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पर, अक्षांश रेखाएं पर। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती है बच्चों? जो पैरेलल होती हैं, वो समांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं आपस में इनकी दूरी हर जगह बराबर होती है, चाहे दक्षिण की तरफ देख लें चाहे उत्तर की तरफ देख लें बच्चों, इनकी बीच की दूरी हमेशा और हमेशा बराबर होती है, और इस वजह से इनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो अक्षांशी रेखाएं को पृथ्वी का समांतर रेखाएं कहते हैं बच्चों। याद रखना, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अच्छा, दूरी कितनी होती है जब बराबर होती है? तो बच्चों बता देंगे 111 किलोमीटर। इनके बीच की हर जगह दूरी 111 किलोमीटर होती है बच्चों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। जैसे कि इन दोनों की बात करेंगे, इनके बीच भी 11 किलोमीटर, 111, इनके बीच भी, इनके बीच भी, इनके बीच भी, इनके बीच भी, इस तरह 111 किलोमीटर बच्चों हर जगह इनकी दूरी बराबर होती है, समान होती है। सेम अगर बात करें तो यह बच्चों हमारा क्या है? 0 डिग्री लाइन है। यह 0 डिग्री लाइन होगा, 0 डिग्री लाइन होगा। और 0 डिग्री लाइन के ऊपर कितनी अक्षांशी रेखाएं होती हैं और इस 0 डिग्री लाइन के नीचे कितनी अक्षांशी रेखाएं होती हैं? देखिए 3-4 प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनेगा बच्चों। अगर पूछेगा 0 डिग्री के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांशी रेखाएं होती हैं, तो बोलेंगे बच्चे 90। या टोटल काउंट करेंगे तो 90 रेखाएं बच्चों इधर होंगी और 90 रेखाएं इधर होंगी। 90 90 180 और प्लस इसको ले लेंगे बच्चों, इसको इक्वेटर को ले लेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 1, 90 प्लस 1 बच्चों टोटल 181 ऐसी रेखाएं हैं जिसे अक्षांशी रेखाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? जब वो बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध को बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बिंदु होता है ना, यहाँ पर बिंदु बन जाता है ना, उसे अगर लाइन मानते हैं तब जाके 90 होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जो एक बिंदु है बच्चों उसको लाइन मानते हैं तब जाकर 90 होगा। लेकिन अगर बोलेगा उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव जो है बच्चों और दक्षिणी ध्रुव है उसको अगर पॉइंट मान लेते हैं तब बताइए कितनी रेखाएं होंगे? तो बच्चों ऊपर 89 होंगे और नीचे भी 89 होगा। 8 होगा। 89 और 89 कितने हो जाएंगे? जोड़ लो। 89 प्लस 89 प्लस में 1 बच्चों, तो 9 1 10 189 रेखाएं हो जाएंगी। यही होगा ना? अरे सॉरी बच्चों, एक मिनट रुकना। कितनी रेखाएं होंगी? 2 माइनस कर लो इसमें से। 90 है ना, तो 90 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा? 89 सही तो आ रहा था ना, सही आ रहा था। 89 प्लस 89 प्लस में बच्चों कितना? 1, तो कितना होगा? 90 और 10 100 मतलब 179। यही आ रहा बच्चों ना, देख लेना। 2 माइनस कर लो इसमें से, बस 2 माइनस कर लो। 89 90 हो गया, 90 1 10 इसमें से 100 79 बच्चों। तब अगर उस कंडीशन में इन दोनों को अगर पॉइंट मान लिया जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, उस कंडीशन में 179 रेखाएं हो जाएंगी, पूरी अक्षांशी रेखाएं। बात समझ में आया?
यह बात यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। एक बात और लिख लेना बच्चों, इसके बाद देशांतर रेखा पे चलते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जहां से बच्चों कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा भी, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। अब चलते हैं देशांतरी रेखा की तरफ बच्चों। देशांतरी रेखा आपको दिख रहा है बच्चों, देशांतरी रेखा इस प्रकार से होता है, खड़ी खड़ी पाई। अगर आपको ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्ड याद करना, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मैथ में पढ़ते होंगे, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब सीधा सीधा, सीधा सीधा बच्चों, ये सीधा सीधा होती हैं, इस प्रकार से होती है। इसको इस तरह याद कर लेना बच्चों। लॉन्गिट्यूड से क्यों कहते हैं, यानी देशांतरी रेखा से क्यों कहते हैं बच्चों? देशांतरी रेखा क्या होते हैं, मतलब बच्चों कि अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल को, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, जो काल्पनिक लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा कहते हैं। इन देशांतरी रेखा की संख्या कितनी होती है बच्चों? ध्यान से देखना बच्चों, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। यह जो बीच में आता है ना इस प्रकार की, ऐसे ऐसे, ये 0 डिग्री होता है, और यह वाला जो होता है 180 डिग्री होता है। जस्ट इसके पीछे बच्चों जो यह 180 डिग्री होता है बच्चों, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? समय रेखा कहते हैं, टाइम जोन कहते हैं इसे। यहां से टाइम फिक्स किया जाता है। जो ये 0 डिग्री होता है इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है, और 0 डिग्री के बहुत सारे नाम होते हैं, ध्यान से लिख लेना बच्चों। 0 डिग्री देशांतरी रेखा को क्या क्या कहते हैं, सब कुछ लिख लेना। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर पहले कहते हैं, जो कि ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और यह कहां से होकर गुजरता है बच्चों? ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ग्रीनविच एक जगह है बच्चों इंग्लैंड में, वहां से गुजरता है, इस वजह से उसका नाम ग्रीनविच पड़ा है बच्चों। यह अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। पूछा जाता है जो ग्रीनविच लाइन है या फिर जो 0 डिग्री देशांतरी रेखा है, ये किस महासागर से होकर गुजरता है बच्चों? तो बता देंगे यह अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ये सब सारी चीजें पढ़ा रखे हैं बच्चों, अटलांटिक महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में, सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में मिल जाएगा, आपको आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। ये कहां से गुजरता है बच्चों? 0 डिग्री लाइन, यह अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। और ये इसके जस्ट पीछे ही, ऐसे पीछे बच्चों, ये 180 डिग्री लाइन होता है, इसे तिथि रेखा बोलते हैं। यह जो 180 डिग्री लाइन होता है बच्चों, यह कहां से होकर जाता है, इसे ये कहां से होकर जाता है बच्चों? यह तो बता देंगे बच्चों, यह हमारा बेरिंग स्टेट बच्चों, बता रहे हैं, रुकना, जो कि अलास्का वाला भाग है बच्चों, जो रूस खरीदा था बच्चों। कब खरीदा था रूस? 1867 में। 1867 में रूस ने बच्चों अमेरिका से खरीद लिया था। उसका नाम बच्चों अलास्का था। अलास्का और अमेरिका के बीच में बच्चों, अलास्का और रूस के बीच में एक लाइन जाती है बच्चों ऐसे, उसे बोला जाता है तिथि रेखा, यानी कि 180 डिग्री लाइन। और यहाँ पर बच्चों 0 डिग्री लाइन होता है, समय का मतलब 0 डिग्री लाइन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस वजह से 180 लाइन इधर और 180 लाइन इधर बच्चों। देशांतर लाइनों की संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाता है तो बता देंगे बच्चों 360 होती हैं, 360 डिग्री होती, 360 रेखाएं होती हैं। याद रखना, इनके बीच में दूरी कभी भी बराबर नहीं होता बच्चों। जैसे जैसे हम अगर बात करें बच्चों, ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर से अगर देशांतर पर चले हम, अगर ध्रुव से देशांतर की तरफ आए, मतलब कि इक्वेटर की तरफ आए, ध्रुव से, अगर दोनों ध्रुव से बच्चों, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, दोनों से अगर हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इनके बीच की दूरी, देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती है। दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां पे होती है तो बता देना बच्चों, भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर जो बीच वाली होती है बच्चों 0 डिग्री और 180 डिग्री इनके बीच होती है, जिसका दूरी कितना होता है बच्चों उसके बीच 111.3 किलोमीटर। 111 किलोमीटर बच्चों, यह तो अक्षांशी लाइन के बीच की दूरी है जो कि हर जगह बराबर होती है, इस वजह से समांतर लाइन बोला जाता है। लेकिन ये समांतर लाइन नहीं बच्चों, इसका सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है बच्चों, 111.3 किलोमीटर होता है। हर दो देशांतर के बीच की दूरी घटती कब है? जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, यानी साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल पे जब जाते हैं इक्वेटर से, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। और बढ़ती कब है? जब हम इक्वेटर से, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, बढ़ती हुई प्रतीत होती है, बढ़ जाती है बच्चों। इसका कारण भी है, पता है कैसा? सबसे बड़ा इसका इफेक्ट हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे पड़ता है बच्चों। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारी यह दूरी, इनके बीच की दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाता है, यानी ग्रेविटी घट जाती है। इस बात को भी याद रखना, ग्रेविटी घटेगी और प्लस जो जीव जंतु का बच्चों, मतलब कि एक तरह से जो जीव जंतु के प्रजातियों की संख्याएं होंगी, प्रजाति कितने प्रकार की होती है, सब प्रजाति की जो संख्याएं होंगी वो भी बढ़ेंगी। जब ग्रेविटेशनल घटेगा तो प्रजाति की संख्या बढ़ेगी बच्चों। याद रखना, नॉर्थ पोल पे जाते समय या फिर साउथ पोल पे जाते समय हमारा जी की वैल्यू तो बढ़ती है, जी बढ़ जाता है, लेकिन प्रजातियों की संख्या घट जाती है, क्योंकि यहाँ बर्फ जमा होता है, वहाँ प्रजातियां बहुत कम पाई जाती हैं। आपको पता होगा बच्चों, बियर है ना, जो पोलर भालू होते हैं, पोलर भालू,
पोलर बियर होते हैं बच्चों। और पेंगुइन, पता होगा पेंगुइन नॉर्थ पोल पे, और बियर भालू बच्चों साउथ पोल में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के शिकार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। जो बियर भालू होता है बच्चों वह बहुत तेज, अगर पेंगुइन को देखेगा तो खा जाएगा। तो कभी एक क्वेश्चन बनता है कि पेंगुइन और बियर भालू दोनों अगर पोल पे पाए जाते हैं, है ना, पोल पे, बस ये बोलेगा पोल पे पाए जाते हैं, ठंडे स्थान पे पाए जाते हैं, तो क्यों एक दूसरे को, मतलब क्यों बियर भालू पेंगुइन को खा नहीं जाता है? क्योंकि बच्चों एक नॉर्थ पोल पे होता है, एक साउथ पोल पे होता है, इस वजह से ना इतनी दूर का डिस्टेंस होता है, ये जाएगा वहाँ पे। इस तरह से ये चीज़ याद रखना, ये थोड़े से चुटकुला था बच्चों जो हमने आपको बता दिया। तो देशांतर रेखाएं समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई। बताना कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट करना, तरह थोड़ा कमेंट करना बच्चों। बच्चों अब यहाँ पर कर्क रेखा की बात करेंगे, है ना बच्चों, कोई दिक्कत हो बताना बच्चों। अब ध्यान से सुनना हमारी बातों को। जो देशांतरी रेखाएं होती हैं, जैसे कि देशांतरी रेखा यही है ना, ये देशांतरी रेखाएं हैं, ये देशांतरी रेखा, तो यहाँ पर कर्क रेखा होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पर मकर रेखा होगा कहीं ना कहीं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो देशांतरी रेखाएं होती हैं 0 डिग्री वाली, अगर वह ऐसे चले तो किस स्थान पे कर्क रेखा को काटेंगी? वो कौन सा देश है जहां पर कर्क रेखा को काटेंगे? बच्चों लिख लेना बच्चों, उसका नाम है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में एक देश है बच्चों अल्जीरिया, जहां पर 0 डिग्री देशांतरी रेखा कर्क रेखा को काटती है। बात पॉइंट वाले बच्चों इसको नोट कर लेना। इसके बाद बच्चों अगर बात करें भूमध्य रेखा, इसके बाद भूमध्य रेखा पड़ता है, जैसे से नीचे आएगा बच्चों भूमध्य रेखा पड़ेगा। इस भूमध्य रेखा को कहां पे काटेगा यह देशांतरी रेखा बच्चों? किस देश में काटेगा, फिर किस देश के पास काटेगा बच्चों? तो याद रखना बच्चों, गिनी की खाड़ी, गिनी एक देश है बच्चों, गिनी बिसाऊ भी एक देश है अफ्रीका का ही, और गिनी भी एक देश है बच्चों। गिनी के पास ही पड़ता है गिनी की खाड़ी बच्चों, जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो उसे गिनी की खाड़ी नाम दे दिए गए क्योंकि वह गिनी के देश के पास पड़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारे भूमध्य रेखा को काटती है देशांतर लाइन बच्चों, 0 देशांतर लाइन, वो किस देश में काटती है? गिनी की खाड़ी के पास काटती है, ये चीज याद रखना। बस जैसे से नीचे आते हैं वैसे हमको मकर रेखा मिलेगा, और ये 0 डिग्री देशांतर लाइन जो बच्चों वो मकर रेखा को कहां पे काटती है? तो याद रख लेना, वह अटलांटिक महासागर में काटती है। हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर बच्चों अटलांटिक ओशियन, आपको पता है, जो कि जिसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और दूसरी तरफ बच्चों यूरोप और अफ्रीका है, जो कि यस आकार की आकृति बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इतनी बातें क्लियर हैं। तब हम बात करेंगे बच्चों 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा की और 180 डिग्री तिथि रेखा के बीच में बात करने वाले हैं। ध्यान से आप सुन लेना। उससे पहले बच्चों यहाँ पर लिख रखे हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह तिथि नहीं बच्चों, यह देशांतर है 0 डिग्री, जिसको समय रेखा बोलते हैं। समय रेखा बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। 0 डिग्री देशांतर रेखा बच्चों, इसका उपयोग क्या है? दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। किस निर्धारण बच्चों? समय निर्धारण में किया जाता है, जो कि बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय समय के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण कौन करता है? तो बता देना, 0 डिग्री देशांतर रेखा करता है बच्चों, जो कि ग्रीनविच से होकर जाता है, ग्रीनविच लाइन से होकर जाता है, ग्रीनविच जगह से होकर जाता है, ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जानते हैं उसे। और बच्चों क्या कहते हैं उसे? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। यानी कि बच्चों आपको पता है वहां से स्थित है, और उस पॉइंट मतलब वो एक जगह है बच्चों, ग्रीनविच का नाम, उसी जगह से हमारा 0 डिग्री देशांतर जाता है। इस बात को याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद चलते हैं बच्चों, जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसको हम 0 समय वहां पर 0 मानते हैं। 0 डिग्री देशांतर के बच्चों पूरब की तरफ समय आगे होता है, और 0 डिग्री देशांतर के बच्चों इस तरफ समय पीछे होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। इस वजह से बच्चों 0 डिग्री देशांतर के पीछे वाला जो समय, यानी पश्चिम वाला समय पीछे होता है, और आगे कौन सा होगा बच्चों? आगे कौन सा होगा? पूरब वाला समय। यानी कि अगर बात करें भारत, अगर यह हमारा ग्रीनविच बच्चों यहाँ पर इंग्लैंड पड़ता है, तो हमारा भारत तो यहाँ पे पड़ेगा, कहीं भारत तो यहीं पड़ेगा ना। यानी कि भारत अगर यहाँ पर बच्चों रात का 12 बज रहा है, तो हमारे भारत में हो सकता है, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है ना हमारा भारत, तो इसमें से 5.5 घटा लो बच्चों, यानी कि 10 साढ़े 10 बजने का बच्चों रात हो रहा है, रात यानी कि पीएम यहाँ पे हो रहा है बच्चों। यहाँ पर 12 बजे मान लो, जो 12 बजे एएम हो रहा है बच्चों, 12 AM हो रहा है रात का, तो बच्चों यहाँ पर 10 यानी 10:30 PM होगा, 2.5 घंटे 5.5 घंटे होगा बच्चों, सॉरी 5.5 घंटे पीछे होगा ना बच्चों। इसमें 5.5 5 माइनस करेंगे बच्चों कितना होगा? 7 3 10 2 12, यानी कि बच्चों यहाँ पर 5.5 5 है ना, कितना होगा? 7 बजेगा, यानी कि 6:30 बजेगा बच्चों, 6:30 बज रहा होगा हमारे भारत में उस समय। देख लेना, इसमें 5.5 ऐड करना, 6 5 11 12 बच्चों, सही है। यानी कि हमारे यहाँ हमारे भारत में बच्चों शाम का 6:30 बजेगा, यानी कि हम लोग आगे होंगे बच्चों इसके अपेक्षा। यहाँ पे अगर रात में, एक मिनट देख लेना जरा, हम लोग आगे होंगे ना
यहाँ पर 12 AM बज रहा है बच्चों, तो पीछे है तो चला गया, ये तो पीछे चला गया ना। यहाँ 12 AM हो रहा है तो हमारे यहाँ तो आगे होगा ना, हमारे यहाँ समय आगे रहा होगा, यहाँ पर पीछे है, हम आगे हैं बच्चों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो जब यहाँ पे 12 AM हो रहा है तो हमारे यहाँ बच्चों 12 में 5 जोड़िए, 5:30 का बच्चों भोर सुबह हो रहा होगा हमारे यहाँ, यह बच्चों बज रहा है हमारे यहाँ सुबह हो रहा है 12 यानी कि 5 AM का बच्चों सुबह का लीजिए, 5:30 बज रहे हैं सुबह का। जब ग्रीनविच पर 12 AM हो रहा है रात का बच्चों, तो हमारे यहाँ सुबह का 5:30 बज रहा है भोर का, यह बात। और लेकिन यही चीज अगर बच्चों हम दूसरी तरफ देखें, अमेरिका में मान लेते हैं 5.5 घंटे पीछे है, तो यहाँ पर बच्चों 6:30 बजेगा, किसका बच्चों, शाम का 6:30, हमारे यहाँ भोर का बच्चों। मतलब कि अगर देशांतर रेखा के आगे चले बच्चों, 0 डिग्री देशांतर रेखा के, तो हमारा भारत हमारे इस तरफ पूर्व की तरफ समय आगे होगा और पश्चिम की तरफ समय पीछे होगा। इस बात को याद रखना, ऐसे प्रश्न कराते हैं, है ना, इस थोड़े से बात को याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों। अब देखना एक चीज समझना, पूरे 24 घंटे में बच्चों 360 डिग्री होती है, पूरे 24 घंटे हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है बच्चों। 1 डिग्री मतलब 1 घंटे में कितना घूम जाएगा, 15 डिग्री घूम जाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा बच्चों। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60/15 हो गया बच्चों, 60/15 का मतलब 4 मिनट आया, 4 मिनट आया बच्चों, 15 चौका 60। तो हर एक डिग्री पर बच्चों अगर हम चलना शुरू करें तो हर 1 डिग्री पर बच्चों हम 4 मिनट लेट होंगे, मतलब 4 मिनट समय इधर जाएंगे पूर्व की तरफ तो बढ़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, ये आगे है, हर 4 मिनट आगे है बच्चों, हर एक देशांतर के हिसाब से, हर एक डिग्री देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्व हर एक 4 मिनट 1 डिग्री के देशांतर के हिसाब से आगे है बच्चों। अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो बच्चों यही पीछे होगा, 4 मिनट हर एक डिग्री के हिसाब से वो पीछे चलेगा समय। इतनी बातें याद होगी। तो बच्चों पूर्व जाने पर समय आगे होगा और पश्चिम जाने पर समय पीछे होगा, याद रख लेना इस चीज को, यह चीज हमने आपको बताया, ठीक है। अब देखना भारत के रेस्पेक्ट में देखने हैं, भारत बच्चों कैसे 5.5 घंटे आया, इस चीज को समझ लेना थोड़ा सा। क्योंकि बच्चों आपको पता है भारत का जो देशांतरी रेखा है बच्चों, 0 डिग्री से देखेंगे, 0 डिग्री से देखेंगे तो भारत की जो यहाँ पर स्थिति बच्चों 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर बच्चों पूर्व, ईस्ट में भारत पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है बच्चों। पूरे ग्लोब में देखेंगे तो 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में देशांतरी लाइन भारत का पड़ता है बच्चों, आगे है ना, इस तरह से। नॉर्थ ईस्ट मतलब देशांतर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ईस्ट लिख लेना, बस ईस्ट लिख लेना, क्योंकि अक्षांश की बात तो हो ही नहीं रही है। तो 82.5 डिग्री बच्चों देशांतर पे हमारा भारत पड़ता है, अगर यहां से देखेंगे तब, ये 0 डिग्री मानकर, ठीक है ना। अब यहां पर हमने बताया बच्चों आपको कि 24 घंटे बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटा बराबर बच्चों 1 घंटा बराबर 360/24, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा देख लेना, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा बच्चों। जब 15 डिग्री 1 घंटे बराबर होगा बच्चों, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर होगा बच्चों 60 मिनट बटे के 15, यानी 15 चौका 60 बटे 4 डिग्री होगा। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुआ बच्चों, तो बताना 82.5 में कितने मिनट होंगे बच्चों, 82.5 के बराबर कितना होगा बच्चों, 82.5 की बात करेंगे तो याद रखना 82.5 का मतलब होता है 82.5 बच्चों, 82.5 मतलब कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री बराबर बच्चों 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे मिनट है बच्चा, यहाँ पे मिनट है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा 4 का कर देंगे, ये हमको निकल के आ जाएगा बच्चों 5.5 घंटे, यानी कि 82 में गुणा करिए तो 330। अगर 80 होता तो, अगर 80 होता बच्चों तो 80 होता तो कितना हो जाता, 82.5 का मतलब बच्चों आधा का मतलब 30 डिग्री, 30 हो गया उधर, 330, यानी कि 90 में कितना कम है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री इसको निकालिए, तरह निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 82.5 का मतलब हो गया बच्चों 330, 330 हो गया, कितना हो गया बच्चों 330, यहाँ पे 330 आ गया, 330 बट्टे के अगर हम देखेंगे 330 बट्टे के 60 कर देंगे बच्चों, 330 बट्टे के 60 कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों। कहाँ से आता है, जैसे हम बता दें डिग्री गुणे 4 बट्टे के 60 कर लेंगे बराबर बच्चों, ये आप आवर कर लेंगे, यही होता है बस, आवर यहाँ पे निकल के आ जाएगा बच्चों। यानी कितना आवर आएगा तो बता देंगे 330 बट्टे के 60 को मतलब काटेंगे तो 6 यानी 5.5 घंटे बच्चों, यानी कि 82.5 डिग्री बराबर बच्चों 5.5 यानी कि बच्चों 5.5 घंटे, यानी कि 5:30 होगा बच्चों। हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है बच्चों ग्रीनविच से, इस बात को याद रखना। इसमें एक प्रश्न बताते हैं हम आपको, उसको सॉल्व करना, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं यहाँ से, केवीएस वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अनेक जगह आते हैं। बस लास्ट चरण चल रहा है बच्चों, बस खत्म होने वाला सेशन। ग्रीनविच पर बच्चों अगर दिन का 12 बज रहा है, यह प्रश्न आया था, ग्रीनविच पर
ग्रीनविच पर बच्चों अगर दिन का 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, दिन का 12 बज रहा है, तो बताना बच्चों हमारे भारत में, या फिर बताना बच्चों 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर पूर्व की तरफ बच्चों, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ 15 डिग्री देशांतर बढ़ने पर, 15 डिग्री देशांतर, देशांतर बढ़ने पर समय क्या होगा, बढ़ने पर समय क्या होगा बच्चों, समय क्या होगा बच्चों ये बताना है। नहीं 15 डिग्री देशांतर पर पूर्व में समय क्या होगा बच्चों, पहले यह दिमाग लगा लेना है कि पूर्व की बात कर रहा है कि पश्चिम की बात कर रहा है। अगर पूर्व की बात कर रहा है यानी कि आगे होगा समय। यहाँ पे 12 बज रहा है बच्चों, 12 बज रहा है सुबह का या फिर रात में, तो याद रखना 12 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर पीएम लिख देते हैं, हम पीएम लिख देते हैं बच्चों, पीएम लिख देते हैं मान लीजिए, तो 15 डिग्री पर पूर्व की तरफ कौन सा समय हो रहा होगा। तब आपको पता होगा बच्चों कि हमने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री बराबर या फिर 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा बच्चों, 60 मिनट हो जाएगा 15 डिग्री बराबर। जब 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब बच्चों 1 घंटे होगा, तो 15 डिग्री पर ही तो पूछा है, और भी आगे पूछा है पूर्व की तरफ, यानी कि बच्चों 12 बज रहा है, तो यानी कि 12 माइनस 1 कर देंगे, 12 माइनस 1 करेंगे बच्चों तो पहले आ जाएगा, पहले यानी कि 11 यहाँ पर पीएम हो रहा है बच्चों, तो हमारे यहाँ एएम होगा, हमारे यहाँ मतलब 15 डिग्री पर एएम होगा, एएम बच्चों, एएम होगा। बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब चले थोड़ा सा, ये तो हमारा समय रेखा था, अब चलते हैं तिथि रेखा बच्चों, जो यहाँ पर है, यह तिथि रेखा है बच्चों। तिथि रेखा बच्चों पश्चिम में पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय है ना। तिथि रेखा बच्चों वहां जाते हैं बच्चों, बेरिंग जल डमरू मध्य आपने सुना होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य बच्चों बात करें, ये हमारा रूस है, इस तरह से बना है, ये अलास्का है बच्चों, ये अलास्का है जो कि पहले हुआ करता था भाग रूस का, लेकिन रूस ने बेच दिया बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा क्या अलास्का है, यानी कि अमेरिका का हिस्सा हो गया बच्चों अभी यहाँ पर, और ये हमारा रूस है। तो अमेरिका और रूस के बीच में बच्चों एक लाइन जाती है इस प्रकार से, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री बच्चों तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, तिथि रेखा के नाम से जानते हैं बच्चों। बच्चों यह जो 180 डिग्री है, इस दोनों को जो जोड़ती है बच्चों, इसका नाम है बेरिंग स्टेट। किस स्टेट के पास जोड़ती है बच्चों, बेरिंग स्टेट के पास जोड़ती है। और इसके पास कौन सा सागर है बच्चों, तो चुक्सी सागर है। इस बेरिंग स्टेट यानी कि इस तिथि रेखा के पास सबसे कौन सा सागर है, बता देंगे चुक्सी सागर बच्चों, चुक्सी सागर है, ऊपर की तरफ है। यह अलास्का का भाग है बच्चों, यह मतलब अलास्का जो रूस का ही भाग था, लेकिन 1867 में बच्चों यह रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह रूस जो है अमेरिका को दे देता है बच्चों, ठीक है ना। एक तरह से कह लीजिए तिथि रेखा को सही बनाने के लिए भी यह काम हुआ था बच्चों। ये तिथि रेखा है बच्चों 4 जगह मोड़ा गया है, 4 जगह मोड़ा गया है, इस बात को याद रख लेना। क्यों 4 जगह मोड़ा गया बच्चों, क्योंकि हर एक देश, कुछ ऐसे भी देश थे बच्चों, कुछ ऐसे द्वीप थे जो कि इधर और इधर पड़ रहे थे बच्चों। मतलब कि अगर इधर के देखेंगे तो इधर अगर 11 बजेगा बच्चों एएम का, तो इधर 11 पीएम बजेगा बच्चों। एक ही देश में ऐसे ऐसे समय देखने को मिल सकते हैं क्या, इस वजह से इस देश के द्वीप को बचाने के लिए बच्चों इसे 4 जगह मोड़ा गया है, यानी कि सारे देश में एक सुचारू रूप से समय की प्रतिबद्धता लाने के लिए बच्चों इसको 4 जगह मोड़ा गया है। याद रखना हमारा जो तिथि रेखा है बच्चों 180 डिग्री, जो कि कहां से होकर जाता है बच्चों, अलास्का, यानी कि बच्चों अलास्का और रूस के बीच में से होकर जाता है बच्चों। याद रखना अलास्का और रूस के बीच में से होकर जाता है, जिसे बेरिंग स्टेट के पास से हो जाता है, जहां पर चुक्सी सागर स्थित है बच्चों, जो कि 4 जगह मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है, क्योंकि इससे सारे देश को बच्चों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर लाया जा सके, इसके अनुसार उनको देखा जा सके, इस वजह से बच्चों मोड़ा गया है। बस इतनी बातें थी बच्चों, आपको याद हो जाना चाहिए तिथि रेखा क्या होता है, कहां पर स्थित है, बेरिंग सागर, बेरिंग स्टेट के पास स्थित है बच्चों। कितने जगह मोड़ा गया है, 4 जगह मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है ये आपको पता हो गया बच्चों। याद रखना बच्चों, बेरिंग स्टेट के पूर्व की तरफ अगर चलेंगे और बेरिंग स्टेट के इधर चलेंगे बच्चों, जैसे आपने देखा 11 पीएम, यहाँ पर 11 एम, मतलब एक दिन का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, एक दिन का अंतर हो जाएगा बच्चों। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भारत का 2 द्वीप हैं, भारत का बहुत द्वीप बिल्कुल पास पास है, लेकिन अगर इसको काट देता है तो इधर 11 एम यानी एक दिन आगे और इधर एक दिन पीछे हो जाएगा। बस इस चीज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बच्चों इस द्वीप को इधर या फिर इस द्वीप को इधर करने के लिए बच्चों इसे इस तरह मोड़ा गया है। बहुत सारे द्वीप हैं जिसको बचाने के लिए इस प्रकार से हमारी तिथि रेखा को मोड़ा गया। कितनी जगह, 4 जगह। बातें क्लियर हो गई, बस इतनी बातें हमको पढ़नी थी। अब हम कुछ फैक्ट बताते हैं आपको बच्चों। हमने कर्क रेखा की बात किया, कर्क रेखा की बात किया हमने, और मकर रेखा की, सॉरी भूमध्य रेखा मान लीजिए, भूमध्य रेखा की बात किया। इसके बाद मकर रेखा की बात किया बच्चों। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरता है, तो बता देना 8 राज्य। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए बच्चों। पहले सबसे राजस्थान आता है ना। राजस्थान में बच्चों मात्र 23 किलोमीटर यह गुजरता है,
सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आता है। राजस्थान में 23 किलोमीटर ही ट्रेवल करता है हमारा कर्क रेखा बच्चों, जो कि भारत का एक माही नदी होती है बच्चों, वो काटती है 2 बार हमारे कर्क रेखा को, ये भी याद कर लेना। कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम बच्चों माही रिवर है। इसका हमने सेपरेट लेक्चर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश बच्चों, छत्तीसगढ़, झारखंड बच्चों, उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल, उसके बाद 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, त्रिपुरा और बच्चों मिजोरम। इस तरह 8 राज्य हो गए। याद हो गया बच्चों, याद कर लेना। इसका ट्रिक भी हमने बताया है पिछले लेक्चर में, जो हमने बताया था बच्चों, उसको देख लेंगे आप। कर्क रेखा को बच्चों 2 बार काटने वाली नदी का नाम याद रखना, माहे नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बच्चों याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों, हमेशा प्रश्न बनते हैं। इसके भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली लाइन को बच्चों, भूमध्य रेखा की बात हो रही है बच्चों, तो याद रखना बच्चों कांगो नदी, जो कि अफ्रीका की एक नदी है बच्चों, कांगो नदी। इसके बाद मकर रेखा की बात करेंगे बच्चों, लिम्पोपो नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि यह भी अफ्रीका की नदी है बच्चों। यह साउथ अफ्रीका की नदी है बच्चों, यह भी साउथ अफ्रीका के आसपास में पड़ जाता है। मतलब दोनों की दोनों नदियां बच्चों अफ्रीका में पड़ती हैं, जो कि एक भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, एक मकर रेखा को 2 बार काटती है बच्चों। इतनी बातें रही। अब कुछ कर्क रेखा पर स्थित महत्वपूर्ण देश बच्चों, पूरे देश तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसका ट्रिक हमने बनाया है। अब याद रखना कर्क रेखा पर महत्वपूर्ण देश पड़ते हैं बच्चों, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, मैक्सिको पड़ता है, इस पर मैक्सिको पड़ता है। और भारत बच्चों, एशिया का भारत पड़ता है, पूछा जाता है। चीन पड़ता है बच्चों, चीन पड़ता है। म्यांमार पड़ता है, म्यांमार पड़ता है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखा जाए इटली भी आ जाता है, और बांग्लादेश भी आ जाता है बच्चों, बांग्लादेश भी आ जाता है बच्चों। ये सब के सब बच्चों कर्क रेखा पर स्थित है। इसी तरह देखें बच्चों भूमध्य रेखा पर स्थित कितने देश हैं, तो याद रख लेना भूमध्य रेखा पर स्थित कितने देश हैं बच्चों। कोलंबिया बच्चों, यह कोलंबिया जो है भूमध्य रेखा पर पड़ता है बच्चों, यह हमारा साउथ अमेरिका का कंट्री है कोलंबिया। साउथ अमेरिका में बच्चों मात्र 13 ही देश हैं, याद कर लेना। कोलंबिया पड़ता है बच्चों। इसके बाद ब्राजील बच्चों, ब्राजील के बाद बच्चों मालदीव एशिया का है। मालदीव सबसे छोटा कंट्री है बच्चों एशिया का, और सबसे छोटा द्वीप है हिंद महासागर का। इसके बाद बच्चों इंडोनेशिया भी पड़ता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा ऐसा बच्चों देश है जो कि छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनने वाला सबसे बड़ा देश विश्व का बच्चों इंडोनेशिया है, याद रखना। इंडोनेशिया बच्चों यह एक प्रकार से सबसे बड़ा बच्चों मुस्लिम कंट्री है ना बच्चों, याद रखना। लेकिन यहाँ पे हिंदू भगवान की भी पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है बच्चों। तो कोलंबिया और ब्राजील ये तो साउथ अमेरिका की कंट्री बच्चों, और मालदीव इंडोनेशिया बच्चों एशिया की कंट्री है, याद रख लेना। यहाँ से प्रश्न बना है, इसमें से हम इतने ही बता रहे हैं। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। और बहुत सारे हैं, कांगो गणराज्य बच्चों, है ना, ये सब के सब अफ्रीका के हैं, जो कि इस पे भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। अगर बात करें बच्चों मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा पर पड़ने वाले देश का नाम याद रखना चिली बच्चों, हमारा चिली हो गया। चिली के बाद बच्चों चिली कहाँ का है बच्चों, चिली बच्चों पड़ जाता है वही जहाँ पर बच्चों एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है ना। एंडीज पर्वतमाला बच्चों जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो कि 6000 से प्लस उसकी लंबाई बच्चों। चिली जो कि साउथ अफ्रीका की कंट्री है। चिली, अर्जेंटीना बच्चों, अर्जेंटीना में घास का मैदान बच्चों पंपास पाया जाता है, याद रखना। अर्जेंटीना जो कि नीचे पड़ता है, बिल्कुल नीचे, साउथ अमेरिका में बिल्कुल नीचे पड़ता है। अर्जेंटीना के बाद बच्चों ब्राजील बच्चों पता है आपको, यहाँ पर अमेजन नदी बहती है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेफड़ा बच्चों अमेजन के जंगल को कहा जाता है, जो इसी जगह स्थित है, ब्राजील में ही स्थित है बच्चों। ब्राजील के बाद नामीबिया बच्चों, नामीबिया एक कंट्री बच्चों जो कि अफ्रीका की है। नामीबिया के बच्चों दक्षिण अफ्रीका के बाद बच्चों याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के बाद मेडागास्कर बच्चों, यह अफ्रीका का ही भाग है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। सबसे छोटा द्वीप बच्चों मालदीव ने बताया। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का, याद रख लेना बच्चों, लेकिन यह अफ्रीका का भाग है बच्चों। इसके बाद बच्चों ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने देश से याद कर लेना बच्चों, बस इतना ही याद करना है, इसमें से ही प्रश्न फंस जाने वाले हैं। इतना रहा हमारा बच्चों एक भूमध्य रेखा मतलब कि अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। यह विश्व का बच्चों विश्व भूगोल का सबसे वास्ट और सबसे बेहतरीन टॉपिक है। अगर समझ गए हो तो यहाँ से आपका 2-3 नंबर बच्चों फिक्स है हर एक एग्जाम में। बच्चों समझ गए हो तो शेयर जरूर करना अपने भाइयों को भी, इससे वो भी कुछ सीख सके बच्चों। नमस्कार।